नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है भारतीय कैरियर इंस्टीट्यूट पचार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, है ना। अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके अंदर अपन ने शुरुआत कर दिया था। शुरू के अंदर अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ लिया था, प्रेशर्स के बारे में पढ़ लिया था, और लास्ट के अंदर अपन पढ़ रहे थे गैसों का ट्रांसपोर्टेशन, गैसों का परिवहन। उसमें O2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया था। आज अपन देखेंगे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। सही, तो इसमें लिखना CO2 का ट्रांसपोर्टेशन या CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन। अब देखो, CO2 का परिवहन किस रूप के अंदर होता है। अपन ने बोला था CO2 ऑक्सीजन के अंदर, ये तीन चीज से जाएगी। देखना, मैं वापस बता, इधर 23% CO2 तो किसके द्वारा जाएगी? आरबीसी के द्वारा। 70% CO2 जाएगी किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट्स के रूप में। और 7% किसके द्वारा जाएगी? प्लाज्मा में डिजोल्व होके, प्लाज्मा में। अब देखो एक बार वापस इसको समझना, 23% आरबीसी के द्वारा कैसे जाएगी? आरबीसी में एक होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है? HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अपन दो पार्ट पढ़े थे। एक पार्ट है जिसका नाम है हीम, और एक पार्ट है जिसका नाम है ग्लोबिन। ग्लोबिन ही अपन ने वहां पे पढ़ा था कि O2 हीमोग्लोबिन के किस पार्ट से जुड़ती है? हीम पार्ट से। अपन ने पढ़ा था यहां से कौन जुड़ती है? O2 जुड़ती है। अब इसको देखना, ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है या नॉन प्रोटीन पार्ट? नाम में ये ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, तो कौन सा हो गया? प्रोटीन पार्ट। और आपको ये पता होगा प्रोटीन किससे मिलकर मिलकर बना होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। सही, ये प्रोटीन किससे मिलकर बनी होगी? अमीनो अम्लों से, अमीनो एसिड से। सही। अब एक अमीनो एसिड की अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो ऐसी होती है NH2 C डबल बॉन्ड O COOH। ये एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर देखो, इस वाले भाग को तो बोलते हैं अपन अमीन भाग, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भाग। तो O2 यहां से, सॉरी CO2 यहां पे आके जुड़ती है। कहां पे? यहां पे CO2 आके जुड़ती है। इसलिए अपन बोलते हैं 23% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? आरबीसी के द्वारा। किस रूप में? किस रूप में? कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कैसे? कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। यहां पे देखो, एमाइनो वर्ड का मतलब अमीन ग्रुप से जुड़ रहा है, इसे याद रखना। तो आपको ये याद रखने वाली दिक्कत ही नहीं है प्रोटीन भाग से जुड़ेगा या नॉन प्रोटीन भाग से। प्रोटीन भाग से, क्योंकि प्रोटीन ही है जो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, और अमीनो एसिड ही है जिसमें NH2 और COOH ग्रुप होता है, और उसी में NH2 ग्रुप वाला है, वहां पर आकर कौन जुड़ती है? CO2 आके जुड़ती है। तो इसके लिए इसको बोलते हैं कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब अपन बोल रहे हैं 70% किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में। और 7% किसके द्वारा हो रहा है? प्लाज्मा में डिजोल्व होके। अब देखो, प्लाज्मा में डिजोल्व होके कैसे जाएगा इसके अंदर? देखो एक चीज देखना, अपन ने पढ़ा था वहां पे O2 कितनी जाती है प्लाज्मा में डिजोल्व होके? कितनी परसेंट? O2 3%। अब मैं बोल रहा हूं O2 तो जा रही है 3%, और CO2 जा रही है 7%। क्यों CO2 ज्यादा क्यों जा रही है? क्योंकि अपन ने बोला था कि CO2 डिजोल्व ज्यादा है किसके कंपेयर में? O2 के कंपेयर में। वहां पे अपन ने पढ़ा था CO, CO2 और O2। CO2 से, O2 से ज्यादा कौन है? CO2। तो CO2 तो कितना हो गया? 7%। O2 कितना हो गया? 3%। समझ में आया? ये और ये हो गया। अब देखो अपन ये पढ़ते हैं इसके अंदर आगे, ये CO2 की लोडिंग। कहां पर होगी CO2 की लोडिंग? टिश्यू के ऊपर, उत्तकों पर। अब देखो कैसे होगी, देखो ये मैं बता रहा हूं, ये मान लो अपने एक टिश्यू है, और टिश्यू में ये रिएक्शन चलती रहती है। आपने पढ़ा था कौन सी? ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज टूटता रहेगा और क्या बनेगा? CO2 H2O, और एनर्जी लगातार बनती हुई रहेगी यहां पे। अब मैं बता रहा हूं आगे, देखना ये एनर्जी बनती हुई रहेगी। इधर मैं बता रहा हूं, मान लो ये है अपने पास आरबीसी, ये ऐसे बना लेना चाहिए। ये मान लो मेरे पास आरबीसी है,
ये आरबीसी ब्लड के थ्रू आई है, ब्लड मतलब ब्लड में ही तो है आरबीसी। अब ये आरबीसी आई कहां से? एल्वेलाइज के पास से, कुपिकाओं के पास से। तो क्या लेके आई है? ऑक्सीजन। कैसे? अपन ने पढ़ा था कि यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? कितना होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? जब ये ब्लड वेसल्स लेके आई है, इसमें कितना है? 95। कितना है? 95। यहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। अब मैं बोल रहा हूं यहां पे लगातार क्या बन रही है? CO2 बन रही है। सही। अगर लगातार CO2 बन रही है तो CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और CO2 के दो ही पार्शियल प्रेशर होते हैं बॉडी में, एक तो 40 और एक 45, 40 और 45। अब यहाँ पे लगातार CO2 बन रही है, इसका मतलब CO2 ज्यादा है, तो ज्यादा वाला प्रेशर होगा। तो CO2 का ज्यादा वाला प्रेशर कौन सा है? 45। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा? 45। और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40। सही। अब मैं बोल दिया ये। अब आप देखो, ये देखना, अब मैं बोल रहा हूं इधर जो भी अपने पास में आरबीसी आई है ना, उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन किसको लेके आया होगा? ऑक्सीजन को। तो कैसी होगी आरबीसी? HbO2 इस फॉर्म में होगी आरबीसी। अब मैं बोल रहा हूं यहां से कौन निकल जाएगा? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि यहां पे तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है और इधर कम है, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर चली जाएगी। अब ये मान लो ऑक्सीजन यहां से इधर आ गई, ये हीमोग्लोबिन तो फ्री हो गई ना। ये बस है, एक बस है जो ऑक्सीजन को बिठा के लेके आ गई और यहाँ पे लाके उतार दिया। अब बस खाली हो गई, अब ये वापस जाएगी तो खाली थोड़ी जाएगी, CO2 को बिठा के ले जाएगी, साथ के साथ ले गई। अब ये क्या कर रही है? HbO2। सही। अब ये यहां से ऑक्सीजन तो निकल गई और किसको जोड़ लिया? HbCO2। यानी कि CO2 को यहां से ले गई, ऑक्सीजन को उतार दिया। मान लो कितना परसेंट हो रहा है ये? 23%। जो अपन ने बोला था ना कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में, वहां पे यही तो पढ़ा था ना कि 23% किसके रूप में जाता है? आरबीसी के रूप में। आरबीसी में कौन होता है? हीमोग्लोबिन, उसके रूप में जा रही है। अब देखो 70%, 70% कैसे जाएगी? यहां पे कौन है? CO2। ये क्या है? H2O। सही। अब CO2 और H2O इधर आ जाएंगे, क्योंकि यहां पे लगातार CO2 बन रही है, इधर आ गई, H2O लगातार बन रहा है तो इधर आ गया। CO2 और H2O एक एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेज। उसकी प्रेजेंस में ये बना लेंगे H2CO3। फिर यही H2CO3 आगे इसी एंजाइम की प्रेजेंस में वापस टूटेगा और बनाएगा H+ और बाइकार्बोनेट आयन। सही। फिर मैं बता रहा हूं ये बाइकार्बोनेट आयन यहां से सेल के बाहर निकल जाएगा। यहां से ये इस सेल से कहां निकल गया? बाहर निकल गया बाइकार्बोनेट आयन। सही। तो ये बाहर क्या आ गया? बाइकार्बोनेट आयन। और मैं बोल रहा हूं अगर लगातार बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकलता हुआ रहेगा तो सेल की पोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और सेल की पोलैरिटी अगर डिस्टर्ब हो गई, सेल की पोलैरिटी अगर डिस्टर्ब हो गई मान लो, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्लोरीन बाहर से अंदर आ जाता है, इसको बोलते हैं अपन क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। अब देखो मैं बोल रहा हूं ये बन गया अपने पास में बाइकार्बोनेट्स। अब ध्यान रखना यहां पर लगातार H+ बन रहा है। H+ कैसा होता है? टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। H+ टॉक्सिक होता है। अब टॉक्सिक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? देखो अगर ये टॉक्सिक है तो ये प्रॉब्लम कर देगा सेल के अंदर। अब इसकी टॉक्सिसिटी को कैसे मेंटेन किया जाए? या इसकी पीएच, ये पीएच को डिस्टर्ब कर देगा। मान लो ब्लड की पीएच अपनी 7.4 7.4 है, अगर H+ ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड की पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? एक हीमोग्लोबिन HbO2 यहां से ये वापस किसको त्याग करेगी? अपने ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का त्याग करेगी, ऑक्सीजन को यहां से छोड़ देगी और हाइड्रोजन को जोड़ लेगी अपने साथ। तो क्या बना लेगी? HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेगी। तो अब देखो मैं यहां पे ऐसे पूछूं
HbO2 किसकी तरह कार्य कर रही है यहां पे? बफर की तरह, एक्ट एज बफर। क्वेश्चन यही पूछेगा यहां पर, ऐसे पूछ लेगा उत्तकों के स्तर पर या टिश्यू लेवल के ऊपर कौन बफर की तरह कार्य करेगा या कौन पीएच को मेंटेन रखेगा? HbO2। सही, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? एच बफर की तरह। ये एच ये बन गया कार्बोनिक एसिड। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अब ये यहां से लोड तो गई, अब ये यहां से कहां पे चली जाएगी? वापिस एल्वेलाइज के पास में चली जाएगी, वहां पे होगी अनलोडिंग। अनलोडिंग ऑफ CO2 कहां पे? एल्वेलाइज लेवल पर। कैसे? देखो, ये है अपने पास में एक एल्वेलाई, यहां पे ये वाली आरबीसी आ गई है, देखो आ गई आरबीसी। यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40। सही। अब जो मेरे पास जो वो आई है, क्या नाम, CO2 आई है, यहां पे मेरे पास ये वाली हीमोग्लोबिन आई है, क्योंकि यही तो आई थी। अब वो प्रोसेस पूरा उल्टा हो जाएगा, ऐसे कर लो। यहां पे देखो, यहां पे किसका प्रेशर ज्यादा है? इधर ऑक्सीजन का ज्यादा प्रेशर है। सही, तो ऑक्सीजन इधर से इधर आएगी, तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो HbO2 बन जाएगा। अब सही, इधर अपन ने बनाया था CO2 और H2O, H2CO3, वही H2CO3 टूट जाएगा किस एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर। फिर अपन ने वहां पे बनाया था कि ये बनता है H+ और HCO3-, सॉरी H2CO3 टूटता है, फिर H2CO3 टूटता है किसकी प्रेजेंस में? H+ और बाइकार्बोनेट आयंस की प्रेजेंस के अंदर। देखो, H+ और बाइकार्बोनेट्स। अब ये वापस हो गया, ये वापस टूट गया मान लो। सही, अब देखो यहां पे भी दिक्कत है, ये बाइकार्बोनेट्स वापस बन गए। सही, फिर लास्ट के अंदर ये वापस टूट जाएगा, HHB, ये H+ और HB हीमोग्लोबिन को मुक्त कर देगा यहां से, हीमोग्लोबिन वापस O2 को जोड़ेगी और चली जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसके आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, आप तो ये करना, आप रेस्पिरेशन के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। देखो, पहला क्वेश्चन ये देखो, यहां से करो, ये सही दिखेगा आपको। पहला क्वेश्चन ये है, देखो, एक मिनट, देखो ये बोल रहा है प्रत्येक, ये इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रत्येक सामान्य श्वसन के दौरान अंतःश्वसित और निःश्वसित वायु के आयतन को क्या बोलते हैं? यह बोल रहा है कि नॉर्मली रेस्पिरेशन के दौरान जिस एयर को अपन इनहेल और एक्सहेल करते हैं उस एयर को क्या बोलते हैं? ऑप्शन में दे दिया IRV, ऑप्शन में दे दिया TLC, ऑप्शन में दे दिया TV, ऑप्शन में दे दिया ये RV। बताओ क्या कि कौन सी बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। इसके बारे में अपन ने पढ़ाई था कि टाइडल वॉल्यूम कौन सी होती है? वो वॉल्यूम जो नॉर्मली अपन इनहेल और एक्सहेल करते हैं। सही, जैसे अपन सामान्य अपन बैठे हैं, नॉर्मल स्टेज के अंदर अपन इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं जिसका अपने को पता भी नहीं चल रहा। जैसे अभी आप बैठे हो, अब क्या सोच रहे हो ऐसे कि सांस लेना है, अपने को रेस्पिरेशन करना है, अब ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है। या रात को आप सो गए, आप भूल गए सांस लेना, फिर चेत होगा आपको, फिर वापस सांस लेना है, सांस नहीं होता ऐसा। नॉर्मली ये प्रोसेस चल रहा है, पर मैं आपको ऐसे बोलूं कि आप फोर्सफुली रेस्पिरेशन करो। फोर्सफुली रेस्पिरेशन का मतलब आप जबरदस्ती बल लगाओ और श्वास लो, तो मैं बोलूं उतनी देर तो आप कर लोगे, थोड़े टाइम के बाद में आप आराम से नहीं, ये लंबे लंबे सांस थोड़ी लेने लग जाते हो, है ना।
नहीं सर, लेने लग जाते हैं, कई बार सोते सोते भी लग जाते हैं, बूढ़ा आदमी लेने लग जाता है, इसका मतलब अब समय नजदीक आ गया है। फिर बोलते हैं ना, बोले लंबा सांस आगा जाने वाला है, वो अलग कंडीशन है। अपन नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर वो नॉर्मली हवा को इनहेल और एक्सेल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? टाइडल वॉल्यूम। और यहीं से देख लेना आप, अब तीसरा आई है आईआरवी, किसको बोलते हैं अपन? अगर फोर्सफुली इनहेल कितनी हवा को अपन कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? आई आर वी। फोर्सफुली कितनी हवा को अपन इनहेल कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? आई आर वी। कितनी कर सकते हैं अपन? 2500 से 3000 ml एयर को अपन फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखो, हाँ ये टीएलसी क्या आती है? टोटल लंग्स कैपेसिटी, मतलब अपने लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, उसको वो बारे में बताती है कौन? टीएलसी। अब देखो टीएलसी, अब टीएलसी में देखना आप, टीएलसी कौन सी हो गई? नॉर्मली हवा लंग्स के अंदर कौन कौन आ सकती है? एक तो टीवी आ सकती है, एक आईआरवी आ सकती है, एक ईआरवी आ सकती है, एक आरवी, ये आ सकती है। सही। और अगला दे रखा अपने आरवी। आरवी कौन सी होती है? रेजिडियल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम है जो एक बार लंग्स के अंदर आ गई उसके बाद में बाहर गई ही नहीं, ये कभी बाहर निकलती नहीं, या नॉर्मल रेस्पिरेशन में ये पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। सही। एक बार अपने लंग्स में आ गई उसके बाद में ये पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। सही। ये फिर काम क्या करती है गुरुजी? ये काम करेगी जैसे ये अपनी एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई में इनको पिचकने से बचाएगी, हमेशा भरी हुई रहेगी। अब आप पूछोगे सर ये कौन सी बात हो गई, आप तो बोल रहे थे बाहर से हवा लेंगे तब एल्वेलाई भरेगी, ये बाहर निकाल देंगे तो खाली हो जाएगी। देखो मैं ये ऐसे एज्यूम करो आप कि अगर एल्वेलाई में 20 ml हवा आ सकती है, मान के चलो नहीं आ सकती इतनी, पर मैं बता रहा हूँ एक एल्वेलाई में आ ही नहीं सकती, पर मैं मान रहा हूँ कि मान लो 20 ml आ सकती है, तो मैं बोल रहा हूँ 5 ml हमेशा भरा हुआ रहता है, ये जो 15 ml ही आता है जाता है, क्योंकि ये 5 ml इसको बचाने का काम कर रहा है, ये मान के चलो। सही। तो ये कौन हो गई? आरवी। आगे देखना, ये हो गई। अगला क्वेश्चन करो, 22वां क्वेश्चन। ये बोल रहा है रेजिडियल वॉल्यूम क्या होता है? सुनो, रेजिडियल वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम से कम, टीवी से तो कम, और आईआरवी से अधिक, आईआरवी से अधिक, और वाइटल कैपेसिटी से अधिक, या टीवी से अधिक। कौन सा आंसर होगा? क्योंकि देखो ज्वारीय आयतन, ये टाइडल वॉल्यूम तो कितनी होती है? 500 ml। आईआरवी कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? देखो वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन आता है? टीवी भी आता है, आईआरवी भी आता है, और ईआरवी भी आता है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक होता है टीवी, ये बोल रहा है टीवी से कम, यानी कि 500 से भी कम, सॉरी 500 से ज्यादा, 500 से ज्यादा। जबकि रेजिडियल वॉल्यूम कितना होता है? 1200। कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है ये? पहला वैसे नहीं हो सकता, इसके ये वैसे नहीं, ये नहीं, तो चौथा आंसर, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये, मैच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड। ये तो है टीवी, देखो देखो ये तो है टीवी, और ये है आईआरवी, ये है ईआरवी, ये है आरवी, और ये है वीसी। इनको मैच करो। मैच करो, 1 मिनट का टाइम है। कौन सा आएगा? सेकंड। इधर आ गया। अब देखो इसको मैं सोल्व कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो टीवी,
टीवी क्या कितना होता है 500, 500 कौन है तीसरा, तो सबसे पहले तो तीसरा आएगा। फिर देखो क्या पता लगा आईआरवी, आईआरवी कितना होता है 2500 से 3000, कौन सा है ये सा ऑप्शन है पहला, तो पहला। फिर सेकंड दे रहेगा ईआरवी, ईआरवी कितना होता है 1100 से वो 1000 से 1100, तो कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड, सही। फिर दे रहेगा रेजिडियल वॉल्यूम, तो रेजिडियल वॉल्यूम कितनी होती है आरवी, आपको ये तो नहीं पता आरवी, पर आपको ये पता है आईआरवी प्लस, है ना, रेजिडियल, हाँ आरवी हो गया ना, आईआर, एक मिनट सॉरी, ईआरवी, आरवी दे रहेगा, सॉरी आरवी कितना होता है रेजिडियल वॉल्यूम 1100 से 1200, तो कौन सा हो गया पांचवा। फिर दे रहेगा वाइटल कैपेसिटी वीसी, तो वीसी के बारे में आपको ये तो पता होगा कि टीवी, आईआरवी, ईआरवी ये आती है इसके अंदर, तो ऐसा कौन सा हो सकता है जो इसके अंदर आए, है ना, तो ये कौन सा हो गया 4600, ये यही है तो चौथा। तो देखो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेकंड ही आप बोल रहे थे, इसका मतलब आपने सही कर दिया, पढ़ गए हो आप, बिल्कुल वेरी गुड। तू भी पढ़ता है, हैं? कल मिला आपको हॉस्टल के अंदर स्पेशल, अच्छा वो दाल का पानी, पता है दाल का पानी दाल से ज्यादा जरूरी है, बढ़िया है तो लो। इधर वो एक दो 11, सुनो उधर वो नए बच्चे आए थे, वो क्या बोल रहे थे, सर खाना खाना तो बढ़िया मिलता है, और कुछ मिले नहीं मिले, सुनो पर कहते खाना इतना बढ़िया मिल रहा है कि आराम से ऐसे घर वाले भी ये बोलेंगे कैसा क्या खिलाते हैं आपको, अरे बढ़िया ले रहे हैं वो तो चावल मिल रहा है बोले सब कुछ, है ना। देखो ये बोल रहा है बिना किसी बल के सामान्य श्वसन के दौरान ली गई या मुक्त की गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है, ये बोल रहा है कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो आप, नॉर्मली हवा को इनहेल कर रहे हो, नॉर्मली हवा को एक्सहेल कर रहे हो, वो वॉल्यूम कौन सी कहलाती है, कौन सी, टाइडल वॉल्यूम, सिंपल, कर लिया ना आपने क्वेश्चन। देखो हाँ ये क्वेश्चन देखो, एक वयस्क मनुष्य में, सही, एक पर्सन है उसके अंदर क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता किसको बोलते हैं, एफआरसी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ईआरवी, और सबसे पहले तो ये बताओ एफआरसी किसको बोलते हैं, ये लिख दिया, डेफिनेशन खुद बना सकते हो कि नॉर्मली हवा को एक्सहेल कर दो, उसके बाद में लंग्स में बची हुई हवा एफआरसी कहलाती है, तो कौन सी बच गई ईआरवी और आरवी। अब देखो अब ये पूछ रहा है कितनी होती है, अब आप बताओ ईआरवी कितनी होती है, ईआरवी कितनी होती है 1000 से 1100, और आरवी कितनी होती है 1100 से 1200, कितना हो गया ये दोनों 2100 से 2200 के समथिंग, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये 3000 हो गया, 1500 हो नहीं सकता, 3000 हो नहीं सकता, 500 हो नहीं सकता, 2500 आंसर हो जाएगा इसका, सही। अब देखो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो गलत स्टेटमेंट को पहचानना है, ये बोल रहा है फुफ्फुसीय द्रव प्लूरल, इसके अंदर फ्लूइड, ये क्या कर रहा है प्लूरल जो सरफेस है उसको घर्षण फ्रिक्शन को घटाता है, सही है गलत है, जो फ्लूइड पाया जाता है लंग्स के बीच में वो उसमें फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, घर्षण को कम करता है, सही है गलत है, सही है, तो ये बोल रहा है गलत कथन बचाना अपने को, तो ये तो सही है, ये तो नहीं आएगा। फिर बोल रहा है देखो थोरेसिक रीजन में, वक्ष में, लंग्स में ये शारीरिक व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि वक्ष्य गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन फुफ्फुसी की गुहा पर प्रकट होगा, ऐसी व्यवस्था श्वसन के लिए आवश्यक है क्योंकि हम फुफ्फुसी आयतन को प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित नहीं कर सकते, एनसीईआरटी की लाइन है, थोरेसिक चेंबर के अंदर ऐसी ये
व्यवस्था पाई जाएगी कि अपन अगर अपने थोरेसिक चैम्बर में अगर कैसा भी चेंजिंग करेंगे वो सीधा लंग्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये भी सही है। आगे देखो, ये बोल रहा है श्वास नली, ट्रेकिया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाइस एंड प्राइमरी ब्रोंकाइस में पूर्ण अस्थिल वलयों द्वारा घिरी होती है, यानी कि कंप्लीट कार्टिलेज के द्वारा ढकी हुई होती है। सही है नहीं है? कार्टिलेज सही है गलत है? ये गलत है, क्योंकि ये होती है इनकम्प्लीट कार्टिलेज के द्वारा ढकी हुई होती है। सही, उसने देखो सारा सही सही लिखा, श्वास नली, प्राथमिक, यहाँ पे पूर्ण की जगह पूर्ण लिख दिया, इनकम्प्लीट की जगह कंप्लीट लिख दिया, यहाँ से ये क्वेश्चन गलत ये हो गया। तो गलत पहचानना तो तीसरा ही अपने आंसर हो जाएगा इसका। सही। अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है मानव के अंदर, सुनो, मानव के अंदर अंतः श्वसन, अंतः श्वसन का मतलब हो गया इंस्पिरेशन, उसकी इच्छा कब प्रकट होगी? ये मैंने आपको बताया था। किसका प्रेशर बढ़ेगा? बढ़ा हुआ पी CO2, अगर CO2 का प्रेशर बढ़ेगा वही अपने में वापस रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने को वो करेगा। इसलिए ध्यान रखना, अपन लास्ट में जब रेगुलेशन पढ़ते हैं ना हार्ट का, तो उसमें देखना आप CO2 और H+ के बारे में पढ़ते हैं कि CO2 और H+ का अगर लेवल बॉडी में बढ़ गया तो अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिव हो जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो एक्टिवेट हो जाता है। और वहां पे लिख का एनसीईआरटी में कि श्वसन के नियमन में, रेगुलेशन में O2 की भूमिका महत्वहीन है, O2 की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए वहां पे अपन CO2 और H+ के बारे में पढ़ते हैं, उसी के कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। तो ये बोल रहा है CO2 का लेवल बढ़ गया, ये अपने में ये करे है नहीं, ये नहीं होगा गठावा PCO2, क्योंकि उसने बोला है कि रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में O2 की कोई भूमिका नहीं है, रेगुलेशन में O2 का कोई भूमिका नहीं है। इसलिए अपन रेगुलेशन पढ़ते हैं ना, तो वहां पे दो कीमोरिसेप्टर पढ़ते हैं, एक तो कीमोरिसेप्टर होता है CO2 का, एक कीमोरिसेप्टर होता है H+ का। अगर इनकी अमाउंट CSF और ब्लड के अंदर बढ़ती है तभी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक्टिवेट होता है। सही, तो मैं बोल रहा हूं अगर ये बढ़ गए अपनी बॉडी के अंदर तभी अपन में रेस्पिरेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये बताओ, देखो ये बोल रहा है गहरे अंतः श्वसन के पश्चात फेफड़ों में अधिकतम निःश्वसन की क्षमता कहलाती है। इसका मतलब समझो, मैं बोल रहा हूं फोर्सफुली इनहेल कर लिया हवा को, उसके बाद में जो मैं फोर्सफुली एक्सहेल कर रहा हूं उस एयर की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? बताओ। VC को क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब हो गया जैविक क्षमता। ये तो FRC है, क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन, तो ये तो FRC है, ये है TLC और ये है RV और ये है VC, तो कौन सा होगा? फर्स्ट हुआ। ये ऐसे बोल रहा है, देखो वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद में इनहेल कर सकता है। बताओ, फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया उसके बाद में कौन कौन सी एयर को वो इनहेल कर सकता है? TB, IRV, ERV। थर्ड। अब ये मैं करो मैच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड, ऑप्शन नहीं दे रहा पर तुम ऐसे कर लो। देखो IC किसको बोलते हैं? ऐसे मैच कर लो, ये जैसे पहला तीसरा ऐसे ऐसे करो कॉपी के अंदर, ऐसे नहीं है बैठ गए ऐसे आके निकालो, पुस्तक निकालो तुम्हारी, कॉपी निकालो और उसमें मैच करो। जैसे पहले से, जैसे देखो पहले दे रखा है अंतः श्वसन क्षमता IC क्या होती है? सामान्य निःश्वसन के पश्चात कुल वायु जिसे एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है। कौन सा पहले में और दूसरे में? फर्स्ट, फोर्थ और वायु का वह आयतन जो सामान्य निःश्वसन के पश्चात जो फेफड़ों में रहेगा। तीसरे में तीसरा आएगा
चौथे में हाँ सेकंड, वायु का वह अतिरिक्त आयोजन जो एक व्यक्ति बलपूर्वक, ये आपने ये कर दिया। तो सबसे पहले पहला चौथा तीसरा है ना, दूसरा हो गया ना, पहला चौथा तीसरा, ये पेज नंबर 3। तो देखो एक बार कौन सा हो गया पहला चौथा, ये सेकंड आंसर हो गया उसका, ये हो गया आपसे। अब देखो ये बता रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसे बोल रहा है नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक दे रखा है, सही, और ये पूछ रहा है सबसे पहले कौन आएगी उसके बाद में कौन आएगी, उसका क्रम पूछ रखा है। अपन ने पढ़ा था कि सबसे पहले आती है, सबसे बाहर होता है बाह्य नासा रंध्र, एक्सटर्नल नोस्टर्स, बाह्य नासा रंध्र, यहां से आगे आगे आके अपन पढ़े थे, उसके बाद में होता है आंतरिक नासा रंध्र, एक्सटर्नल नोस्टर्स, सॉरी नासा कोस्ट, फिर कौन मिलेगा आपको, नासा कोस्ट, फिर मिलता है आंतरिक नासा रंध्र, एक्सटर्नल नोस्टर्स, फिर अपन पढ़ते हैं उसके बाद में होती है गर्सनी। आप तो ये यहां पे देखो श्वास नली, श्वास नली आगे बढ़ जाती है किसके अंदर, प्राथमिक श्वास नलिकाओं में, श्वास नली, फिर बढ़ती है सेकेंडरी श्वास नली, फिर थर्ड श्वास नली, फिर बोलते हैं प्राथमिक श्वसनिका। अब देखो इसमें बोल रहा है सबसे पहले बोलेगा अंतस्थ श्वसनिका, नहीं ये तो नहीं आएगा, तो ए वाला तो ये तो नहीं आएगा। फिर बोलेगा सी तृतीय श्वसनिका, पहले ही थोड़ी आ जाएगी, तो सी वाला भी नहीं आएगा। फिर डी दे रखा है सबसे पहले प्राथमिक श्वसनी, तो सबसे पहले तो यही आएगी प्राइमरी ब्रोंकाइस, तो डी वाला सबसे पहले आएगा। फिर आएगा ई वाला द्वितीय सेकेंडरी श्वसनी, ये भी सही है। फिर देखो सी दे रखा है टर्सरी ब्रोंकाइस, और एफ दे रखा है टोटल पल्मोनरी ब्रोंकाइस। आप बताओ कौन सा आना चाहिए, टर्सरी ब्रोंकाइस, तो फोर्थ आंसर हो सीधा सीधा इसका, सॉरी सी आना चाहिए, मतलब ये हो गया ना, ये पहला, इसका पहला आंसर सीधा सीधा हो गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कौन सी पल्मोनेटरी वॉल्यूम है जिसको स्पाइरोमीटर द्वारा हम नहीं मापे जा सकते हैं। अब बताओ, किसको हाँ स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जा सकता है, बताओ। हाँ सीधा सा बात है, अपन आरवी को स्पाइरोमीटर द्वारा नहीं माप सकते, क्योंकि आरवी रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, और जिस जिस वॉल्यूम में आरवी आ गया उसको नहीं माप सकते। तो देखो सबसे पहले एफआरसी, क्या एफआरसी में आरवी आता है क्या, एफआरसी में कौन कौन आता है, ईआरवी प्लस आरवी, तो एफआरसी में तो आता है। फिर आ जाएगा अवशिष्ट आयतन, तो ये तो खुद ही आरवी हो गया, इसको तो वैसे ही आया नहीं आ सकता। फिर आता है टीएलसी, टीएलसी में कौन आता है, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी, तो कौन सा होगा, ये तो इसमें भी आरवी आ गया, इसमें आरवी है ही, इसमें आरवी है, तो इन तीनों को तो नहीं माप सकते। और किसको माप सकते हैं, जैविक क्षमता वाइटल कैपेसिटी को, क्योंकि इसमें कौन कौन आता है, देखो इसमें आता है एक तो आईआरवी जिसको माप सकते हैं, एक इसमें आता है टीवी, इसको भी माप सकते हैं, एक इसमें आता है ईआरवी, इसको भी माप सकते हैं, तो तीनों को माप सकते हैं। अब देखो आगे, देखो आगे दे रखे हैं स्टेटमेंट दे रखे हैं, और सही बताने अपने को कौन सी सही है, सही कथन सम्मिलित है। सबसे पहले बता रखा ये अंतः शोषण के समय, अंतः शोषण के समय डायफ्राम और बाह्य अंतर प्रसुप्त पेशियों में संकुचन होता है, डायफ्राम और ईआईसीएम
में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कब? नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं हवा को तब। सही है गलत है? सही है। तो ए तो सही है, सही कथन को भी पहचाना है तो ए वाला तो आएगा। तो ए तो सारों में है, यहां से तो सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा देखो, सामान्य श्वसन में, नॉर्मल रेस्पिरेशन में को उदरीय श्वसन भी कहा जाता है। सही है गलत है? एब्डोमल गलत, क्योंकि एब्डोमल मसल्स कौन से में काम आ रही है? बी तो नहीं आएगा, है ना? बी नहीं आएगा। सी देखो, छींक खांसी योगा के दौरान बहिश्वसन सामान्य बहिश्वसन होता है। सामान्य बहिश्वसन, इसके दौरान आईआईसीएम और उदरीय पेशियां शिथिल हो जाती है। सही है गलत है? गलत, क्योंकि सामान्य श्वसन में आईआईसीएम और एब्डोमिनल मसल्स काम ही नहीं करती। सामान्य श्वसन में तो डायफ्राम और ईआईसीएम काम करता है, तो ये भी गलत। फिर देखो देखो, फेफड़ों के अंदर दाब, अंतः फुफ्फुसीय दाब वातावरणीय दाब से, वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होने पर ही अंतः श्वसन होगा। देखो इसको समझना, ये बोल रहा है फेफड़ों के अंदर का दाब, यानी कि पी इनसाइड, अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, यानी कि अंदर तो दाब ज्यादा हो और बाहर दाब कम हो, तब अंतः श्वसन होगा। सही है गलत है? गलत है, तो ये भी गलत हो। हाँ पूछो। सही है, तो कौन सा आंसर हो गया? ये। अब देखो, मर्त अवकाश किसको बोलते हैं? देखो, डेड स्पेस किसको बोलते हैं? पूर्ण। इसमें देखना, ये है अपने मान लो रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे मान लो ये है अपने में ट्रेकिया, श्वास नली, ये आ गई प्राइमरी ब्रोंकाइस, ये आ गई सेकेंडरी ब्रोंकाइस, ये आ गई टर्सरी ब्रोंकाइस, ये इनिशियल ब्रोंकाइस, ये मान लो एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वेलाई। अब अपन ने ये तो पढ़ दिया कि आरवी कौन सी होती है, जो इन लंग्स की इन एल्वेलाइज के अंदर भरी हुई रहती है, उनको बोलते हैं आरवी। जो काम क्या करती है? इसको पिचकने से, है ना, बताती है। अब मैं बता रहा हूं, कुछ एयर हमेशा इसमें भरी हुई रहती है। ये वही बात हो गई, अपन जैसे मान लो पाइप लगा रहे हैं पानी का, सही, पाइप लगा दिया, मान लो आपने पाइप को एक इधर मान लो कोई आपके पॉन्ड है उसके अंदर लगा दिया, सही, तो जैसे ही लाइट आएगी वो पानी पॉन्ड में आ जाएगा, और जैसे ही लाइट गई तो उस पाइप में कुछ ना कुछ अमाउंट में पानी ऊपर हवा रहेगा जो काम नहीं आ रहा है। तो ये रेस्पिरेशन की एयर हमेशा इसमें भरी हुई रहती है और ये काम नहीं आती है। अब आपके सवाल आएगा, सर जब अपन इनहेल करेंगे हवा को तब प्रेशर से ये हवा आगे आ जाएगी, पर बाहर से कुछ हवा तो यहाँ पे हमेशा भरी हुई रहेगी ना, तो ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती। इसको बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम, और ये कितनी होती है? 150 सीसी, इसका ध्यान रखना, 150। आगे देखना, आगे हाँ देखो, ये क्वेश्चन देखो, इनमें से किसका सबसे कम मान है? सबसे कम वैल्यू किसकी है? ऑप्शन पहले में दे रखा है टीवी, मैं लिख देता हूं, देखो पहला तो दे रखा है टीवी, दूसरा दे रखा है वीसी, तीसरा दे रखा है आईआरवी, ये दे रखा है ईआरवी। बताओ सबसे कम वैल्यू? टीवी। टीवी तो सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में सबसे कम कौन है? टीवी। तो सीधा सा हो गया। अगर यही पूछ लेता सबसे ज्यादा कौन सी है इनमें से, तो भी टीवी। तो कौन सा? मैं पूछ लूं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दे कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी है इनमें से? वीसी, तब सेकंड हो जाता। देखो ये अपन ने क्वेश्चन किए हैं, अब अपने इसके, एक मिनट, अभी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है ना वहां से क्वेश्चन किया है। फिर बता रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट यही है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आपको यहाँ से मैच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है, या सीधा इनके क्रम पूछ लेगा, आपको सीक्वेंस पूछ लेगा, सबसे ज्यादा कौन सी, सबसे कम कौन सी, सबसे कम। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन गया। तीसरी टाइप का क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, डेफिनेशन लिख देगा वो और बताएगा पहचानो कौन सी वॉल्यूम है। तीसरे टाइप से ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। चौथे टाइप से ऐसे बना देगा, ऊपर लिख देगा आरवी और नीचे 4 डेफिनेशन लिख देगा कौन सी सही वॉल्यूम। इस 4 टाइप 5 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, पांचों टाइप से आप क्वेश्चन कर लेना। यहाँ से चांस होता है एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आता ही रहता है। इस बार नहीं आया, इस बार डिजीज से क्वेश्चन आया है, चांस रहेगा इस बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से, और ये कैपेसिटी है इन्हीं में से आएगा, वो नई कैपेसिटी नहीं बनाएगा।
और चांस रहेगा मैच कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का ही आने का, ध्यान रखना। सही। अब देखो फिर आगे दे रखा है एक्सचेंज ऑफ, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में से क्वेश्चन बना रहा है। पहला क्वेश्चन है इसका, ये करो आप, कितनी 70% किसके द्वारा जा रही है, बाइकार्बोनेट्स के द्वारा। इसको और डिटेल में आप देखो, अभी बताया था मैं, वापिस वो कर लेना। इस बार पता नहीं ये कौन सी, हाँ कौन सी एग्जाम में था, सर जेट में था, किस में था, एक क्वेश्चन पूछा था। देखो वो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन पूछा था कि 23% CO2 हीमोग्लोबिन से किस रूप में जाती है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ऐसा ऑप्शन था। तो ध्यान रखना, वापिस देखना ना CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है। 23% तो किसके द्वारा हो रहा है, आरबीसी के द्वारा, किसके रूप में, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। 70% किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स, और 7% किस रूप में हो रहा है, प्लाज्मा। सही। तो अपने को पूछा किस रूप में है, देखो कितनी परसेंट CO2 रक्त में बाइकार्बोनेट से जाती है, कितनी जाती है, 70, तो चौथा आंसर हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अगर अपना ब्लड एसिडिक हो गया तो उससे क्या गठित होगा, बताओ, इसको रिलेट करो, आप कहां से करोगे, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोजन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी, आरबीसी की संख्या अधिक बनेगी, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से संयोजन कम हो जाएगा, इस तरह है ना, नहीं O2 का युग्मन होगा, नहीं आरबीसी की संख्या में परिवर्तन होगा। आप देखो इसका क्वेश्चन, आप इसको आप कैसे करोगे, देखो मैं बताऊं आपको, एक काम करना, देखो ये बोल रहा है अम्लीयता होने पर, रक्त के अम्लीय होने से, अम्लीय होने का मतलब H+ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अम्लीय से H+ बढ़ रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो एक तो अपन ने पढ़ा था HbO2 का संयोजन, और उस संयोजन ने हमें अपन ने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो ज्यादा होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होता है, H+ भी कम होता है और टेम्परेचर भी कम होता है। एक अपन ने उसी में पढ़ा था HbO2 का वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना। तब अपन ने पढ़ा था कि PO2 तो क्या होता है, कम, PCO2 क्या होता है, ज्यादा, H+ क्या होता है, ज्यादा, और टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। सही। तो एक चीज बताओ, ये क्या बोल रहा है यहां पे क्वेश्चन में, देखो अब अम्लीय होने से, अम्लीय होने का मतलब H+ बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, तो ये हो गया कंडीशन। तो HbO2 जुड़ेगी या टूटेगी, एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, टूटेगी। तो जो ऑप्शन है जहां से HbO2 का टूटना, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से संयोजन नहीं होना, हो जाएगा। आगे नहीं, इधर वो देगा संयोजन नहीं होना, पहला ऑप्शन पहला है तो पहला इसका ये हो जाएगा। आगे देखो, हाँ किसके घटने से, ये क्वेश्चन आप करना, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है दाईं ओर विस्थापित होगा, दाईं का मतलब राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बताओ आप किसके घटने से, इसका आंसर बताओ आप, करो, कल की क्लास में कराया था आपको, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, वापिस करवा देता हूं अभी, देखो वापिस कराता हूं इसको, देखो ये अपन ने बताया था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये वाला है, ये वाला मान लो अपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये से कैसा होता है, सिग्मोइड, ये अपन ने पढ़ा था। अगर ये शिफ्ट हो गया किधर, राइट की तरफ, तब समझना, एक तो दो शिफ्टिंग होती है इसकी, एक तो राइट शिफ्टिंग और एक होती है लेफ्ट शिफ्टिंग। राइट शिफ्टिंग कब होगी, राइट शिफ्टिंग का मतलब समझो HbO2 का टूटना, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो मैं बोल रहा हूं ये क्या है, हीमोग्लोबिन, और ये क्या है O2, इसका मतलब O2 किससे जुड़ी हुई है,
हीमोग्लोबिन से। मैं क्या बोल रहा हूं, ये टूटेगी या जुड़ेगी? टूटेगी। टूटेगी तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, कम? कम। और सारों के बढ़ा दो, ज्यादा। सही। अब मैं बोल रहा हूं लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, इसका मतलब हो गया HbO2 का जुड़ना, एसोसिएशन होगा, जुड़ना, एसोसिएशन होगा HbO2 का। HbO2 अगर इसके साथ जुड़ रही है तो देखो, अगर HbO2 कब जुड़ेगी? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया, ज्यादा, ज्यादा। और इनका कम कर दो, CO2 का कम, H+ का कम, टेम्परेचर का कम। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर करो। ये बोल रहा है किसके घटने से, घटने का मतलब कम होने से, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। देखो राइट साइड में शिफ्ट वाला ये रहा, किसके घटने से होगा राइट साइड में शिफ्ट? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन? हाँ, अगर ऑक्सीजन का तो नहीं दिया, पर आपने ये देखा, देखो H+ ज्यादा है, इसका मतलब pH क्या है? कम। तो ये हो गया ना pH वाला। मैं जब ये बताया था तब आपको भी बताया भी था पिछली क्लास में कि ध्यान रखना वो pH देख के भी पूछ लेगा, तो H+ है, हाँ है ना। तो ये H+ को pH से देख लेना आप। सही। अगला क्वेश्चन है, देखो हाँ, ये बोल रहा है रक्त में हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का अनुपात किस पर आधारित है? मतलब कैसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहा है, किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के तनाव के कारण, बाइकार्बोनेट्स के तनाव के कारण? नहीं, बाइकार्बोनेट ये नहीं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ही ऑक्सीजन जुड़ेगी, तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब के कारण। आगे देखना, देख ये क्वेश्चन देखो, शरीर ऊतक, शरीर के टिश्यू हीमोग्लोबिन से O2 प्राप्त करते हैं। हीमोग्लोबिन से क्या ले रहे हैं? O2 ले रहे हैं। सही। क्योंकि ऊतकों में इसका वियोजन होता है, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है? इसका वियोजन होता है। तो किस किस की वजह से? अब देखो वियोजन वाला कौन सा था? ये। तो ये वाली कंडीशन मैच कर लो किस में हो रही है, वो आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखो, O2 की निम्न सांद्रता, O2 की निम्न सांद्रता सही है। दूसरा बता रखा है CO2 की उच्च सांद्रता के कारण, CO2 की उच्च सांद्रता सही है, तो पहला आंसर ही हो जाएगा। सही। आगे देखो, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है बताओ? ये तो पढ़ाई था। एक कितने? 4, तो 4। हाँ देखो ये क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। फेफड़ों मतलब लंग्स और एल्वेलाइज के बीच में गैसीय ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये बोला डिफ्यूजन, किसके द्वारा हो रहा है बताओ? डिफ्यूजन। तो सामान्य विसरण डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। देखो ये बोल रहा है हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा निर्धारित होता है, ये क्वेश्चन करो। मतलब हीमोग्लोबिन में O2 का ट्रांसपोर्टेशन कौन डिसाइड कर रहा है बताओ? मतलब हीमोग्लोबिन और ये इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन डिसाइड कर रहे हैं? कौन? पीएच भी डिसाइड कर रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कब जुड़ेगा वो पीएच भी निर्धारित करेगी, PO2 भी निर्धारित करेगा, PCO2 भी निर्धारित करेगा, तो सारे नहीं आगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आगे ऑप्शन ही मिलेगा। हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके साथ सर्वाधिक बंधुता बाइंडिंग दर्शाती है? बताओ आप, इसका आंसर दो। किसके साथ दर्शाती है? कार्बन मोनो ऑक्साइड। इसके लिए अपन ने देखा था ये से कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग होगी CO से, फिर होगी CO2 से, फिर होगी O2 से। सही। तो ये बोल रहा है सबसे ज्यादा किससे? इसको तो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड,
इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं O2 ऑक्सीजन। तो किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोजन वक्र कैसा मिलता है अपने को? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है? सिग्मोइड। तो सेकंड आंसर हो गया सीधा सीधा इसका। देखो, सामान्य स्थिति में एक परिसंचरण में रक्त कितनी ऑक्सीजन ऊतकों को मुक्त करता है बताओ आप? ये मैंने एमएल में बताया आपको, इसने पूछा है परसेंटेज के अंदर, तो बताओ आप कितनी करेगा? हाँ आंसर सही आ रहा है इधर से। कितनी करता है? 25। कैसे? अपुन ने बोला था देखो ऐसे कि 100 ml, सॉरी ये समझना कैसे बोल रहा है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी O2 को ले जा सकती है? 1.34 ml O2 को ले जा सकती है, सही। और अपुन ने बताया था 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड में कितनी हीमोग्लोबिन होती है? लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। अब जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml O2 को ले जा सकती है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने को ले जाएगी? वही है, बचपन में पढ़ते राम एक पेन 5 रुपए का खरीदता है, तो 10 पेन कितने में खरीदेगा? हाँ 5 × 10 ऐसे करते थे, वही। अब देखो 1 ग्राम से 1.34, तो 15 से कितनी जाएगी? 15 × 1.34, तो कितनी होगी? लगभग 20 ml। ये तो ले जा सकता है, पर इतनी ले जाता है क्या? नहीं ले जाता है। सामान्य परिस्थिति में देखो, इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन कितना 100 ml O2 ब्लड कितनी O2 टिश्यू को देता है? कितनी देता है? 5 ml ही देता है। फिर मैं बता रहा हूं, एक कंडीशन है, मान लो स्पेशल कंडीशन आ गई, या मान लो आपातकाल कंडीशन आ गई, स्पेशल कंडीशन। उस समय 100 ml ब्लड कितनी O2 ले जाके दे देगा? 15 ml O2 दे देगा। क्वेश्चन 3 है, 100 ml ब्लड कितनी O2 ले जा सकता है? 20 ml। नॉर्मल कंडीशन में 100 ml ब्लड टिश्यू को कितना ब्लड देता है? 5 ml। स्पेशल कंडीशन के अंदर 100 ml ब्लड कितना देता है टिश्यू को? 15 ml। मैं बता ही रहा था कि आपके पापा के पास है मान लो 1 लाख रुपए, कल आपका पेन खत्म हो जाए, तुम जाओ सर पापा जी कॉपी पेन लेना है, तो वो जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, जाओ कॉपी पेन ले आओ। पर आप बोलोगे नहीं सर देना तो चाहिए ना, क्योंकि वो दे कितने सकते हैं आपको? 1 लाख दे सकते हैं, पर आपको 1 लाख दिए क्या? वो नहीं दिए ना। आपको कितने ही दिए? मान लो कम ही दिए पैसे। सेम यही है, ये ले जा तो 20 ml सकती है, पर नॉर्मल कंडीशन में कितनी दे रही है? 5 ml ही, सही। अब मान लो कल को आपको दिक्कत हो, पापा जी कोचिंग की फीस जमा करानी है, पैसे दो, तब वो आपको 5 रुपए थोड़ी देंगे कोचिंग, या 50 रुपए थोड़ी देंगे, नहीं, आपको दे दिया 10,000 रुपए, ले जाओ। इसका मतलब स्पेस कंडीशन आई तो आपको कितना बढ़ा दिया? 15 ml O2। दोनों अलग अलग कंडीशन है, ध्यान रखना। अब देखो 20 ml ले जा सकता है, तो यहां पे तो कितनी दी? 25% ही दिया इसने, तो 20 का 25% कितना होता है? 5। तो 5 पर 5 ही ले जाके दिया। अगर यहां पे परसेंटेज में पूछ ले तो कितना परसेंट देता है ले जाके? 75। तो क्वेश्चन पूछा क्या है? अब करो, अब करो 46 नंबर क्वेश्चन। बताओ कौन सा आंसर होगा? 25%। फिर देखो एक क्वेश्चन आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ये बोल रहा है किसी शिशु की, कोई बच्चा है, मृत्यु सामान्य जन्म के पश्चात हुई है या जन्म से पहले, इसके किसके मापन द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो अगर कोई हॉस्पिटल में कोई ऐसा पेशेंट आया है, जैसे मान लो बच्चा जन्माया और बच्चा मर गया, और मर गया, घर वाले तो इधर उसके जो भी पेरेंट्स हैं वो आकर आपके ऊपर कर रहे हैं कि आपने लापरवाही की इसलिए बच्चा मर गया, नहीं बच्चा जीवित था। आप बोलोगे नहीं मैं कहीं कौन करे हो,
मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हो किसकी वजह से हुआ है, ये सब पहले से मरा हुआ था। अब उसकी जांच कैसे करें? पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम के अंदर क्या करोगे आप? काटा और उसके लंग्स को लो और लंग्स को पानी में डाल दो, और किसी चीज में अगर एयर आ गई, हवा आ गई, तो वो पानी में तैरेगी या डूब जाएगी? बताओ। तैरेगी पानी के अंदर। अब जैसे ही आप उसके अंदर डालोगे वो तैरने लग जाएगा। इसका मतलब तैर रही है, इसका मतलब उसके फेफड़ों में हवा है या नहीं है? है। कौन सी हवा है? आरवी, क्योंकि वही तो बाहर नहीं निकलती, वो लंग्स में आ गई, तो आरवी एक बार आ गई तो बाहर नहीं गई। अगर वो डूब गया मान लो, इसका मतलब आरवी आई ही नहीं, इसका मतलब बच्चा जन्मा ही नहीं, पहले ही मर गया। तो किसी बच्चे की जन्म मृत्यु का डिसाइड करने के लिए कौन से करते हैं? आरवी। तो वायु, देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दे रखा है एक तो वायु का ज्वारीय आयतन होगा, कि टीवी से थोड़ी करते हैं, नहीं। जब मरी गया तो वो कौन सा इनहेल एक्सहेल करेगा? तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बोला वायु का अवशिष्ट आयतन, रिजर्व वॉल्यूम, सही है, इसी के द्वारा मापन करेगा। बच्चे के वजन द्वारा, मरना जीने से, तुम बोल दो सर ये भी सही है, आत्मा निकल जाती है तब वजन कम हो जाता है, तो आत्मा निकली तो ये तो करना, आत्मा कहाँ पे निकली, जन्म लेने के बाद में निकली या अंदर ही निकल गई, तो वो डिसाइड करना है। फिर देखा बच्चे का वजन देख के, नहीं भाई साहब बच्चे का वजन देख के कैसे पहचान लोगे? और मर्त अवकाश के द्वारा, नहीं ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने, देखो क्यों, देखो फेफड़ों में आरबीसी व प्लाज्मा के बीच, देखो ये बोल रहा है किस किस के बीच में? आरबीसी व प्लाज्मा के बीच आयनों का निश्चित विनिमय होता है नहीं? रक्त में CO2 के निष्कासन में होता है। आरबीसी से क्लोराइड आयन बाहर जाते हैं नहीं जाते हैं? हाँ, आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में विनिमय, सही। आरबीसी से क्लोराइड आयनों का अंतर्गमन अंदर की, या प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट्स आयन का अंतर्गमन यानी कि अंदर की तरफ आना, या आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन का बहिर्गमन। CO2 के परिवहन में कौन सा आएगा? आरबीसी व प्लाज्मा के बीच आयनों का निश्चय विनिमय होता है, ये बोल दिया। रक्त में CO2 के निष्कासन में क्या होगा? क्योंकि बाइकार्बोनेट बाहर जाएंगे, बाइकार्बोनेट आरबीसी से बाहर जाएंगे, बाहर मिलेगा उसको सोडियम, और फिर जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। और देखो, वैसे क्लोराइड शिफ्ट वाला क्वेश्चन आप करो, वो एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट के अंदर तो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये क्लोराइड घटना वाला एक बार इसको रहने देना। एक ये देखो, ये मिलान करो, ये क्वेश्चन सही कर लो आप। ये क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया, इसका मतलब आपको ये पता है। क्या हुआ? ये तो है टिश्यू, ये है पल्मोनरी वेन, ये मान लो आप दे रखा है एओर्टा, एओर्टा, ये दे रखा है एल्वेलाई। अब मैच कर लो, देखो अब इसको सोल्व करते हैं। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? टिश्यू में O2 का तो कितना होता है? 40, सही है। CO2 कितना होता है? 45, सही है। तो पहला तो आएगा, तो तीसरा तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि पहला आएगा। हाँ सुनो, अब देखो ये बोल रहा है फुफ्फुसीय सीरा, पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड को? फुफ्फुसीय सीरा, पल्मोनरी फुफ्फुसीय सीरा दे ना, हाँ वेन, किसको करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 सही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 50 सही है, गलत है? गलत है। तो ये दूसरा तो वैसे नहीं आएगा। दूसरा किस किस में है? इसमें दे रखा है, ये वैसे नहीं आएगा, और ये वैसे नहीं आएगा, तो चौथा वैसे हो गया, वैसे ही हो गया तुक्का। हाँ इसको रोको, ठीक है। अब आगे वाली क्लास के अंदर और क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन इस चैप्टर के। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।